हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। फ्रेंड्स, इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो कर दीजिए कंफर्म क्विकली सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन, ताकि हम डिस्कशन को शुरू कर सकें। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। कर दीजिए कंफर्म क्विकली जरा। सो चलें शुरू करते हैं। हम इस सेशन में रिवीजन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉड्यूल सी से है ये हमारे क्वेश्चंस हैं। सो ABFM के इस पेपर में मॉड्यूल सी के इन रिवीजन क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। तो यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। तो जब हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की बात करते हैं तो उसमें प्राइमरी फोकस क्या है, किसके ऊपर रहता है? इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। So what is the primary focus of effective financial management regarding corporate valuations? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, एनहेंसिंग मार्केट शेयर या ऑप्टिमाइजिंग वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स। तो हमारा फोकस प्राइमरी किसके ऊपर रहता है? इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेकर के जब हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन की बात करते हैं, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के ऊपर नो, प्राइमरी फोकस इसके ऊपर नहीं होता। ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने के ऊपर नो। मार्केट शेयर एनहेंस करने के ऊपर नो। वैल्यू क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसको सामने रखते हुए जो वैल्यू क्रिएट की जाएगी शेयर होल्डर्स को, उसको ऑप्टिमाइज करना, तो ये रहता है उसका प्राइमरी फोकस। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ए कॉर्पोरेट? सो जब हम कॉर्पोरेट्स को वैल्यूएशन करते हैं कॉर्पोरेट्स की, तो उसके पीछे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ए कॉर्पोरेट? मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, मिनिमाइजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंक्रीजिंग शेयर प्राइसेस या एस्टिमेटिंग कंपनीज ट्रू वैल्यू इन द करंट मार्केट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? अगर आपने इस चैप्टर को रीड किया है तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने में आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो सभी ऑप्शंस को इवेल्युएट करें और आंसर देने की कोशिश करें। यस, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और आंसर कर दीजिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने बताना है वैल्यूएशन ऑफ ए कॉर्पोरेट का। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी की ट्रू वर्थ कितनी है करंट मार्केट पोजीशन के अंदर। सो एस्टिमेटिंग कंपनीज ट्रू वर्थ इन द करंट मार्केट। तो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। इनकम अप्रोच फॉर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन calculates present value of expected future earnings or cash flows by dividing company's net operating income by what? तो यहाँ पे हमने फार्मूले की बात कर रहे हैं। इनकम अप्रोच के अंदर जब हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में इनकम अप्रोच को यूज करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स की या कैश फ्लोज की। तो हम उसको किसके साथ डिवाइड करते हैं? कंपनी के जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसको किसके साथ डिवाइड करते हैं? मार्केट वैल्यू के साथ, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन के साथ, फेयर मार्केट वैल्यू के साथ या एसेट वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर दे रखा है नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? मार्केट वैल्यू के साथ, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन के साथ, फेयर मार्केट वैल्यू के साथ या एसेट वैल्यू के साथ।
तो हमने इसका डिनोमिनेटर बताना है। फ्रेंड, इसका डिनोमिनेटर है रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का रेट क्या है? What causes discrepancy between book value and market values when using book value approach for valuation? अगर हम इनकम अप्रोच को यूज नहीं करते, अगर हम बुक वैल्यू अप्रोच को यूज करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी, तो डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होती है बुक वैल्यू के बीच में और मार्केट वैल्यू के बीच में। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इन्फ्लेशन, मार्केट ट्रेंड्स या रिजर्व प्राइस। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में डिस्क्रिपेंसी के पीछे रीजन क्या है बुक वैल्यू अप्रोच मेथड के अंदर? तो सभी ऑप्शन को केयरफुली इवेल्युएट करो और फिर आंसर को प्रोवाइड करो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो कोशिश करो थोड़ी आंसर देने की क्वेश्चन नंबर 4 को। सो मॉड्यूल सी के अंदर ये पहला चैप्टर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो, चैप्टर नंबर 13। अगर इसको अच्छे से अभी तक तैयार नहीं किया तो बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा वो बता दीजिए। सो जितने स्टूडेंट्स लाइव क्लास में है वो चैट बॉक्स में आंसर दे देंगे, जितने स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो आंसर को नोट कर लेंगे कॉपी में और फिर कंपेयर कर लेंगे विद द गिवन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 में जो इन्फ्लेशन है वो विलन बन जाता है। सो इन्फ्लेशन के कारण जो बुक वैल्यू है वो अलग होती है, जो मार्केट वैल्यू है वो अलग होती है, क्योंकि मार्केट वैल्यू में इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट वैल्यू बढ़ती है, लेकिन बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही बनी रहती है। तो इसलिए इनमें हमें डिस्क्रिपेंसी नजर आती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स टिपिकली इवेल्युएटेड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस? तो कुछ ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स होते हैं, उनका जो इवेल्यूशन है फाइनेंशियल एनालिसिस में किस प्रकार से होता है? हाउ नॉन ऑपरेटिंग एसेट टिपिकली इवेल्युएटेड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन देयर ट्रू मार्केट वैल्यू, बेस्ड ऑन देयर फेस वैल्यू या बाय सब्सट्रैक्टिंग फिजिकल डिप्रिसिएशन। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हैं उनका इवेल्यूशन हम इनमें से किसके ऊपर बेस करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, उनकी ट्रू मार्केट वैल्यू के ऊपर, उनकी फेस वैल्यू के ऊपर, या उनकी जो फिजिकल डेप्रिसिएशन है उसको सब्ट्रैक्ट करके। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर हमारा बनता है? सभी ऑप्शन को इवेल्युएट करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। सो देखें कौन सा आंसर बनता है। एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, नो, हिस्टोरिकल कॉस्ट उसकी पास्ट कॉस्ट है। ऑन देयर ट्रू मार्केट वैल्यू, यस, उसी के ऊपर हम उनको बेस करते हैं, जो उनकी ट्रू मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस के ऊपर हम उन एसेट्स का इवेल्युएशन करते हैं। हाउ इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी डिटरमिन्ड यूजिंग स्टॉक एंड डेट अप्रोच? तो अगर हम स्टॉक एंड डेट अप्रोच को मेथड को यूज करें तो जो कंपनी की टोटल वैल्यू है उसको हम कैसे डिटरमिन करते हैं? ध्यान रखना है किस मेथड में, स्टॉक एंड डेट मेथड के अंदर, स्टॉक एंड डेट अप्रोच के अंदर। by averaging recent stock prices, by considering price of debt securities only, by using historical stock prices, या by adding market value of debt to the market value of the equity। तो हमने टोटल वैल्यू इवेल्युएट करनी है, टोटल वैल्यू कंपनी की डिटरमिन करनी है स्टॉक एंड डेट अप्रोच को यूज करते हुए। सो स्टॉक क्या होता है? इक्विटी को कहते हैं, डेट क्या होता है? लोन को कहते हैं।
अगर हम इक्विटी एंड डेट मेथड को यूज करेंगे तो उसमें टोटल वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करेंगे? सो हाउ वी कंसिडरिंग, तो उसकी टोटल वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे? जो मार्केट वैल्यू है डेट की और मार्केट वैल्यू इक्विटी की है, उन दोनों को ऐड कर देंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. तो हमने इन दोनों की मार्केट वैल्यू, नॉट द बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू को हम उसमें ऐड कर देंगे दोनों को. तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी. क्वेश्चन नंबर 7. इन डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द एनालिसिस? अगर हम यूज करते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच फॉर वैल्यूएशन, तो उसमें मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट कौन सा है एनालिसिस के अंदर? आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल बायर्स, एस्टिमेटिंग हाईएस्ट बेस्ट यूज, असेसिंग इनहेरेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, या लोकेटिंग कंपेरेबल बिजनेस एंड डिटरमिनिंग देयर मार्केट वैल्यू. सो हमने यहाँ पे यूज करना है डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड को. तो उसमें मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट कौन सा रहेगा उस एनालिसिस के अंदर? पोटेंशियल बायर्स को आइडेंटिफाई करना, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज को एस्टिमेट करना, इनहेरेंट वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की उसको असेस करना, या कंपेरेबल बिजनेस को लोकेट करना और उनकी मार्केट प्राइस को डिटरमिन करना. तो मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट कौन सा रहता है इस एस्पेक्ट के अंदर? क्वेश्चन नंबर 7. तो देखिए कौन सा आंसर बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए. सो इस समय तो हम रिवीजन कर रहे हैं, ऑल प्रेपरेशन हमारी पूरी हो चुकी होगी. तो ये हमारी प्रेपरेशन का भी टेस्ट है. सो व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सो जैसा इसका नाम है तो वैसा इसका आंसर भी है, डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच. सो ये कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं? किसी दूसरे बिजनेस के साथ, और दूसरे बिजनेस की वैल्यू हम डिटरमिन कर लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं. तो लोकेटिंग कंपेरेबल बिजनेस एंड डिटरमिनिंग देयर मार्केट प्राइस. सो दिस इज आवर आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In corporate valuation using comparable company method, what is the primary focus of a third stage? Comparable company method के अंदर different stages हैं. उसमें जो थर्ड स्टेज है उसमें प्राइमरी फोकस किसके ऊपर रहता है? तो डिफरेंट स्टेजेस में थर्ड स्टेज के ऊपर फोकस किसके ऊपर है? एनालाइजिंग इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल स्टेज, असेसिंग इंडस्ट्रीज पोजीशन इन कंट्रीज इकोनॉमी, analyzing companies' competitive and financial standing, and identifying organization with similar business lines. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंपेरेबल कंपनी मेथड की. तो उसके अंदर हम थर्ड स्टेज में प्राइमरी फोकस किसके ऊपर हमारा होता है कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करते समय? फ्रेंड्स, हम सीधा इसका आंसर की तलाश करते हैं. एनालाइजिंग इंडस्ट्रीज लाइफ साइकिल ये नहीं है. Assessing industry's position in country's economy ये भी नहीं है. Analyzing company's competitive and financial standing, yes, ये फैक्टर है जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है. Identifying organization with similar business line, no, ये हमारा फोकस नहीं होता, वो तो ऑलरेडी हम कर चुके होते हैं. तो थर्ड स्टेज में Analyzing company's competitive and financial standing, तो इसके ऊपर हमारा फोकस होता है. व्हाट डज DCF मेथड हेल्प इवेल्युएट? जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है वो कहाँ हेल्प करता है, किसको इवेल्युएट करने में हेल्प करता है? टोटल फ्यूचर कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम, पोटेंशियल एक्विजिशंस फॉर द कंपनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. तो इनमें से
वो किसको हेल्प करता है इवेल्यूएशन के लिए? DCF मेथड हेल्प इवेल्युएटेड विच ऑफ दीज? टोटल फ्यूचर कैश फ्लोस को, वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम को, पोटेंशियल एक्विजिशन मीन्स परचेज फॉर द कंपनी को, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज को? बहुत आसान सा आंसर है, बहुत बार हमने इसको यूज़ किया होगा। DCF को किस पर्पस के लिए यूज़ किया है थोड़ा सा याद रखें और बता दें आंसर क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए व्हाट इज द आंसर? सो DCF मेथड को हम कहाँ यूज़ करते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को। सो प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन में हम उसको यूज़ करते हैं। किस पर्पस के लिए? जो कैश फ्लोज हैं, दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक प्रेजेंट कैश फ्लो है, एक फ्यूचर कैश फ्लो है। प्रेजेंट कैश फ्लो की वैल्यू हमें पता है, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट वैल्यू उसकी कैश फ्लो की वो वैल्यू है। फ्यूचर कैश फ्लोज की वैल्यू बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट के कारण फ्यूचर वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में कंपैरिजन पर्पस के लिए, और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं DCF को। तो यानी ये हमारा आंसर बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। हाउ इज ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल कैलकुलेटेड? अगर हमने ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना हो तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो बताइए इनमें कौन सा हमारा आंसर बनता है फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। सो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। बाय एडिंग नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट लायबिलिटीज टू टोटल वर्किंग कैपिटल एसेट्स, ये तो गलत हो जाएगा, दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। बाय सब्ट्रैक्टिंग नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल फ्रॉम नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट लायबिलिटीज, तो ये पार्ट भी हमारा सही नहीं रहेगा। बाय सब्ट्रैक्टिंग नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट लायबिलिटीज फ्रॉम ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट्स, यस ये सही बनेगा। जो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी है उनको हम डिडक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को। सो ये हमारे बी का ऑपोजिट था। तो बी में हम क्या कर रहे थे? नॉन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एसेट को हम डिडक्ट कर रहे हैं नॉन इंटरेस्ट बेरिंग लायबिलिटी से, जबकि ये अपोजिट है। बाय एडिंग एक्सेस कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू टोटल वर्किंग कैपिटल, तो नो, कैश भी वर्किंग कैपिटल है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी उसी का पार्ट है, तो ये हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे इसको। तो जो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट लायबिलिटीज हैं, ऐसी करंट लायबिलिटी जिनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता, तो उनको हम माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल में से, तो वह हम कैलकुलेट कर लेंगे ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मीट्रिक? तो जो फार्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का, जो टूल है, उसका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर है? सो दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। प्राइमरी फोकस ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इट रिफ्लेक्ट्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इट कंसंट्रेट्स ऑन नेट इन्वेस्टमेंट, इट प्राइमरली कंसर्न विद इक्विटी रिटर्न्स। तो हमने बताना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ये हमें क्या बताता है, इसका प्राइमरी फोकस किसके ऊपर रहता है? सो यस, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ठीक से, तो देखिए कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इजी कॉन्सेप्ट हैं रिलेटिवली, इनके आंसर हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी फोकस रहता है ROIC का, तो ये प्राइमरी फोकस रहता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। तो जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो
ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है, यानी आंसर हमारा बन जाएगा बी। तो एक तरफ हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट को, जिसको हम रिटर्न कहते हैं, और दूसरी तरफ हम इन्वेस्टेड कैपिटल को ले लेते हैं। सो कैपिटल इन्वेस्टेड, तो फिर वो रिटर्न हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो हमें क्या बताता है कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी है। What is considered most important input in valuation process, especially for high growth companies? अगर हमने किसी हाई ग्रोथ कंपनी की वैल्यूएशन करनी हो तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट क्या होता है, यानी कौन सा वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंसिडर किया जाएगा जब हम वैल्यूएशन करेंगे हाई ग्रोथ कंपनीज की। ऐसी कंपनी जो उसका ग्रोथ रेट बहुत हाई हो, कंपनीज एग्जिस्टिंग एसेट्स को, कंपनीज की करंट कैश फ्लोज को, ग्रोथ रेट यूज टू एंटिसिपेट फ्यूचर रेवेन्यूज एंड अर्निंग्स को, या कंपनी की स्ट्रेटेजिक विजन को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इनमें से कौन सा होगा वैल्यूएशन प्रोसेस में जो हम यूज करेंगे हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए? तो जितनी भी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं तो उनमें हम ग्रोथ रेट को जो यूज किया जाएगा फ्यूचर रेवेन्यू अर्निंग को, उसको यूज करते हैं। सो किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? ग्रोथ रेट को। जब हम एंटीसिपेट करेंगे फ्यूचर में रेवेन्यू कितने होंगे, अर्निंग कितनी होगी। सो ग्रोथ रेट 10% रहेगा, 15% रहेगा, 25% रहेगा, 40% रहेगा। तो इसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी वैल्यूएशन करते हुए। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। When should a company consider continuing to work on an existing project even if generates less than the cost of capital? So अगर अर्निंग जो है लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसके बावजूद भी वो कंपनी उसी काम को कंटिन्यू करती है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करती रहती है, तो ये सिचुएशन कब अराइज होती है? When should a company consider continuing to work on existing project even if it generates less than cost of capital? तो ये सिचुएशन कब अराइज होती है? When liquidation value is higher than continuing value, when value at the time of continuing operation is lower than the liquidation value, या when continuing value is the highest possible outcome, या when divestiture value is highest। तो किस सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शैल बी द आंसर? सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करके आंसर प्रोवाइड करें। सो व्हेन दिस हैपन्स कि कंपनी प्रेफर करती है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करते रहें, हालांकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ज़्यादा है, जो जनरेट करती है वो रेवेन्यू वो कम है। तो ये सिचुएशन तब आती है जब कंपनी कंटिन्यूइंग वैल्यू हाईएस्ट पॉसिबल आउटकम को, सो व्हेन कंटिन्यूइंग वैल्यू इज हाईएस्ट पॉसिबल आउटकम, तो अगर कंटिन्यू किया जाए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को तो जो पॉसिबल आउटकम्स आती हैं वो हाईएस्ट आ रही है। तो इसका मतलब अगर उसके ऊपर कंटिन्यू ना किया जाए तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो लो हो जाएंगी। तो अगर उसको कंटिन्यू किया जाए तो जो पॉसिबल आउटकम है वो हाईएस्ट आ रही है, तो उस सिचुएशन में उसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कंटिन्यू किया जाएगा डिस्पाइट द फैक्ट कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर है देन द रेवेन्यू इट जनरेट्स। तो चलिए अब हमारा है क्वेश्चन मैच पॉइंट्स को लेकर के। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे फेयर मार्केट वैल्यू है, एंटरप्राइज वैल्यू है, बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, और ये उनके एक्सप्लेनेशंस हैं। तो हमने लिंक करना है इनको इसके साथ, यानी मैच हमने करना है, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें एक नहीं हम 4 क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली कवर कर रहे होंगे और हमें कंपैरिजन भी पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर आंसर।
वैल्यू ऑफ एसेट और कंप्लीट बिजनेस एंटिटी एज एस्टेब्लिश्ड बाय बुक्स और फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। तो वैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द एसेट और कंप्लीट बिजनेस एंटिटी, तो किसी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू या पूरे बिजनेस की जो वैल्यू है उसको इस्टेब्लिश हम किसके थ्रू करते हैं? सो बुक्स के थ्रू या फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, यानी उसकी बैलेंस शीट के थ्रू। तो यहाँ पे हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? फेयर मार्केट वैल्यू है, एंटरप्राइज वैल्यू है, बुक वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है? तो क्या लगता है आपको, व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1? सो यस, ट्राई टू गिव द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बुक वैल्यू। तो बुक्स ऑफ द अकाउंट या फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी के बेसिस के ऊपर जो वैल्यू हम इस्टेब्लिश करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो नंबर 1 के लिए हो गया। नंबर 3, नेक्स्ट, द वैल्यू दैट इज डिराइव्ड थ्रू एनालिसिस ऑफ मार्केट, it is fundamentally an equity value because equity investors value a company's share apart from debt lenders and other investors। तो यहाँ पे हम वैल्यू किसके बेसिस के ऊपर डिराइव करते हैं? मार्केट को एनालाइज करके उसके बेसिस के ऊपर डिराइव करते हैं। और फंडामेंटली जो इक्विटी वैल्यू है वही है ये वैल्यू। तो यहाँ पे हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? बहुत आसान से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एनालिसिस मार्केट का कर रहे हैं और फंडामेंटली इक्विटी वैल्यू है वो। सो इक्विटी इन्वेस्टर जिसको वैल्यू करते हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट विच वैल्यू? वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू। तो ये एक्सप्लेनेशन हमारा मार्केट वैल्यू का है। तो यहाँ पे हमारा आ गया नंबर 4। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। वैल्यू विच इज प्लेस्ड ऑन कंप्लीट कंपनी इंक्लूडिंग डेट एंड अदर कमिटमेंट्स। तो जिसमें हम पूरी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम डेट को भी कंसिडर करते हैं, दूसरी कमिटमेंट्स को भी कंसिडर करते हैं। इट्स सिग्निफिकेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इट कम्स क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटिंग वर्थ ऑफ द एंटिटीज रनिंग एसेट्स एज वी विल सी इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो वो छोड़ दीजिए, क्या है फॉलोइंग सेक्शन में क्या होगा, उस पार्ट को छोड़ दीजिए। तो यहीं पे हम इसको फुल स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्लीट कंपनी की, टोटल कंपनी की। टोटल कंपनी मीन्स हम एंटरप्राइज की वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ गया हमारा नंबर 2 और बाकी बचा इसका नंबर हमारा 1। लेकिन इसको भी देख लेते हैं। प्राइस एट विच प्रॉपर्टी वुड चेंज हैंड्स बिटवीन विलिंग बायर and willing seller when former is not under any compulsion to buy and latter is not under an obligation to sell, both parties having reasonable knowledge of relevant facts। तो इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू। तो इसमें दोनों पार्टीज विलिंग हैं और किसी के ऊपर कोई दबाव भी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो उनको फेयर नॉलेज है रेलेवेंट फैक्ट्स की। तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा नंबर आ गया 1। इसकी लाइट में हमारा आंसर कौन सा बनता है? तो हमारा आंसर बन जाएगा ए। तो दिस इज आवर आंसर। तो देखिए 4 डिफरेंट वैल्यूज को हमने इसमें डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर मल्टीपल वैल्यूएशन अप्रोचेज एंड मेथड्स व्हेन डिटरमिनिंग वैल्यू ऑफ एसेट और ए कंपनी? अगर हम किसी एसेट की या किसी कंपनी की वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसमें एक नहीं मल्टीपल वैल्यूएशन अप्रोचेज या मेथड को हमें यूज करना चाहिए। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा करना? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। इट इज एसेंशियल टू यूज मल्टीपल मेथड्स टू एवरेज द वैल्यूज। तो वैल्यूज को एवरेज करने के लिए, और
अराइव एट ए सिंगल कंक्लूजन दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट, तो ये एक रीजन हो सकता है। इन केसेस वेयर देयर आर इनसफिशिएंट फैक्चुअल और ऑब्जर्वेशन इनपुट्स फॉर ए सिंगल मेथड, यूजिंग मल्टीपल अप्रोचेज एंड मेथड्स हेल्प प्रोड्यूस मोर रिलायबल कंक्लूजन। हमारे कंक्लूजन्स अगर हमने ज़्यादा रिलायबल देखने हैं तो उसमें ये काम कर सकता है। देन using more than one approach is a standard industry practice, even when there is a high degree of confidence in the accuracy and reliability of a single method। तो ये मार्केट का प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री का प्रैक्टिस है। यस, ये तो इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। इन केसेस वेयर देयर आर इनसफिशिएंट फैक्चुअल और ऑब्जर्वेशन इनपुट्स फॉर ए सिंगल मेथड, अगर सिंगल मेथड में हमारे पास एडिक्वेट ऑब्जर्वेशंस नहीं है या फैक्चुअल हमारे पास पोजीशन इनसफिशिएंट है, तो फिर मल्टीपल अप्रोचेज हमें हेल्प करती हैं ज़्यादा रिलायबल कंक्लूजन देने के लिए। वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू यूज एटलीस्ट 2 डिफरेंट मेथड्स व्हेन कंडक्टिंग वैल्यूएशन टू एंश्योर एक्यूरेसी। तो ये तो कोई ज़रूरी लॉ नहीं है कि उनको 2 मेथड को ही यूज़ करना है, तो दे कैन मेक यूज़ ऑफ मल्टीपल मेथड्स। तो इस स्लाइड में हमारा आंसर बी एंड सी का बनता है, ए ऑप्शन आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वैल्यूइंग ए कंपनी यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच एंड व्हाट इज एनालाइज्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। तो जब हम यूज करते हैं डीसीएफ को, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और पहला स्टेप कौन सा है उस प्रोसेस में एनालिसिस करने के लिए। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनको हमने रीड करना है, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हैं तो इनको रीड करना है और आंसर हमें प्रोवाइड करना है। तो हमने बताना है स्टेप्स इन्वॉल्व और पहला स्टेप कौन सा है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग मार्केट रिस्पॉन्स टू कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस। तो ये स्टेप तो पहला स्टेप डेफिनेटली नहीं है कि हम एनालाइज करेंगे मार्केट रिस्पॉन्स को कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर के। चलिए इसको देखते हैं। स्टेप्स इंक्लूडिंग एनालाइजिंग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लोज, डिटरमिनिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, forecasting future cash flows, finding terminal values and considering value of non-operating assets। तो यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है मार्केट का रिस्पॉन्स कंपनीज की पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर के, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये भी था कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे एक पार्ट का तो आंसर आता है, दूसरे पार्ट का आंसर नहीं आता है, तो ये आउट है। तो यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, कैलकुलेटिंग फ्री कैश फ्लोज, डिटरमिन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यस, ये तो सारे के सारे ही हम स्टेप्स लेते हैं उसके अंदर, तो ये तो स्टेप बनता है। इन फर्स्ट स्टेप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इज एनालाइज टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल, net operating profit less adjusted taxes, return on invested capital and net investment। yes, ये तो फर्स्ट स्टेप बनता है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं, ये उसके अंदर फर्स्ट स्टेप है, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा। सो दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन हमारा मैच पॉइंट्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस फॉर वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की अलग अलग अप्रोचेस हो सकती हैं। कॉस्ट अप्रोच है, जैसे मार्केट अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, ये उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं। तो हमने इन एक्सप्लेनेशन को इनके साथ मैच करना है और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। It determines value of a company, an intangible asset।
an ownership stake in a firm or securities by taking into account price of recent transactions or price of assets that are comparable to the one being valued. ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है, ये डिटरमिन करती है कंपनी की वैल्यू को या इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू को या ओनरशिप स्टेक को या सिक्योरिटीज को। कैसे? ये टेक इन टू अकाउंट करती है रीसेंट ट्रांजैक्शन की प्राइस क्या रही या एसेट की प्राइस क्या रही जो कंपेरेबल हैं उस एसेट के साथ जिसका हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम किस अप्रोच की बात कर रहे हैं? नंबर 1 के अंदर विच अप्रोच वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब कंपैरिजन की बात है तो सर्टनली ये बन जाती है हमारी मार्केट अप्रोच। तो मार्केट अप्रोच के अंदर व्हाट वी डू, हम उसी प्रकार के एसेट्स जो रिसेंटली सेल परचेज हुए उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। इट इज यूटिलाइज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग और कैश फ्लोज। इट इज यूज्ड टू डिटरमिन प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू, कंपनी के जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग है या कैश फ्लो उसकी वैल्यू को। नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द कंपनी इज डिटरमिन्ड यूजिंग दिस मेथड एंड देन फिगर इज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो इसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है उसको डिटरमिन किया जाता है। तो यहाँ पे फोकस किसके बात ऊपर है? तो फोकस हमारा इसमें इनकम के ऊपर है। तो यहाँ पे जो कैश फ्लो है, अर्निंग है, वो भी इनकम के ऊपर फोकस है। तो दिस मीन इट इज दिस अप्रोच। इट इज इनकम अप्रोच। तो नंबर 2 के लिए हमारा नंबर 3 हो गया और रहे बाकी के लिए वो हो जाएगा हमारा नंबर 1, लेकिन उसको फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। It is also known asset-based approach. It is able to extract value by combining fair market value of the company's net asset. Use of this method is particularly helpful for asset-intensive business holding corporations and troubled entities whose worth is less than the whole net tangible value. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अप्रोच की। 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1। दिस इज आवर आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हेन कंप्यूटिंग कैलकुलेटिंग वर्थ ऑफ द कंपनी under DCF approach, which components are added together to arrive at the company's value? जब हम DCF मेथड को यूज़ कर रहे हैं, अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको हम ऐड कर देते हैं कंपनी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए? ध्यान रहे कौन सा मेथड है? DCF मेथड। Value in present terms of free cash flow over time covered by the explicit forecast. Continued value after explicit forecast period discounted to its present value. Value of non-operating assets not considered during free cash flow analysis. Value of assets acquired in the foreseeable future. हमारे आंसर्स क्या हैं? ABC तीनों, BCD तीनों, ACD या ABD। तो हमने बताना है किन किन कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं कंपनी की वैल्यू को कंसिडर करते हुए। DCF मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो विच कंपोनेंट्स आर एडेड टुगेदर, किन किन कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। वैल्यू हम फ्री कैश फ्लो जो है ओवर ए टाइम पीरियड यानी फ्यूचर के कैश फ्लो को हम प्रेजेंट टर्म में वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। यस, इसको तो कंसिडर हम करते हैं, इसको तो ऐड करना होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू कहलवाती है। कंटिन्यूड वैल्यू आफ्टर एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड डिस्काउंटेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यस, इसको भी कंसिडर करते हैं। नो, इसको कंसिडर नहीं करते।
वैल्यू ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स नॉट कंसिडर्ड, तो हम केवल ऑपरेटिंग एसेट की वैल्यू को कंसिडर करते हैं, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। वैल्यू ऑफ एसेट अक्वायर्ड फॉर इन द फोर्सिएबल वैल्यू, तो इसको भी कंसिडर करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए सी डी वाला। नो, ए सी डी तो नहीं बनता है, ये तो नहीं आएगा। कंटिन्यूड वैल्यू आफ्टर एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड डिस्काउंटेड टू इट्स, यस, इसको प्रेजेंट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको ले लेंगे, तो दिस विल ऑल्सो बी टेकन। तो ए ले लिया जाएगा, बी ले लिया जाएगा, सी ले लिया जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा ए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। व्हाट सर्व्स एज फाउंडेशन फॉर ऑल अदर वैल्यूएशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग रिलेटिव वैल्यूएशन। सो कौन सा वो फैक्टर है जो फाउंडेशन के तौर के ऊपर यूज होता है सभी वैल्यूएशन टेक्निक्स के लिए, इंक्लूडिंग रिलेटिव वैल्यूएशंस। प्रेजेंट वैल्यू, सब अप्रोचेस टू वैल्यूएशन, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। तो व्हाट सर्व्स एज द फाउंडेशन, सो फाउंडेशन के तौर के ऊपर इनमें से हम किसको यूज करते हैं फॉर ऑल अदर वैल्यूएशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग रिलेटिव वैल्यूएशन। तो किसको हम यूज करते हैं फाउंडेशन के तौर के ऊपर? प्रेजेंट वैल्यू को, सब अप्रोचेस टू वैल्यूएशंस को, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स को, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशंस को। फ्रेंड, एज ए फाउंडेशन हम यूज करते हैं DCF को, तो दिस इज द फाउंडेशन वैल्यूएशन, इसको हम यूज करते हैं बाकी सभी वैल्यूएशन टेक्निक्स के अंदर। What is the broader definition of cash flows to equity, which include cash flows left after satisfying claims of non-equity investors? Non-equity investors कौन होते हैं? जो लोन दे रहे होते हैं या जो क्रेडिटर्स हैं, जो अदर लाइबिलिटीज हैं, वो non-equity investors हैं। What is broader definition of cash flows to equity? So definition किसकी? Cash flows to equity की। जो कैश फ्लोज, जो लेफ्ट ओवर कैश फ्लोज हैं आफ्टर सेटिस्फाइंग क्लेम्स ऑफ नॉन इक्विटी इन्वेस्टर्स, तो जैसे हमारे लैंडर्स हैं जिन्होंने लोन दिया है, तो क्रेडिटर्स हैं हमारे, उनको सेटिस्फाई करने के बाद डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी या फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। तो ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, इनमें से किस टर्म का वो एक्सप्लेनेशन है? कैश फ्लो टू इक्विटी, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है कैश फ्लो टू इक्विटी को? सो डिविडेंड उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कर रहा है, या फ्री कैश फ्लो टू द फर्म कर रहा है। सो यहां पे कैश फ्लो टू इक्विटी है, तो इट विल बी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, सो दिस विल बी आवर आंसर। अगर हम ये क्लेम्स को सेटिस्फाई किए बगैर इसको असेस करते हैं तो फिर वो बन जाता है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। When estimating expected growth in cash flows, what is potential issue with using historical growth rates? जब हम एस्टिमेट करते हैं एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन कैश फ्लोज के अंदर एक्सपेक्टेड ग्रोथ क्या रहेगी, जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं तो व्हाट इज पोटेंशियल इशू विद यूजिंग हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट्स? उसके लिए जब हम हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट को यूज करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल इशू क्या हो सकता है, पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? दे प्रोवाइड रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। ग्रोथ इन द पास्ट मे नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट ग्रोथ इन द फ्यूचर। दे आर ऑलवेज लोअर देन एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट, या हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट आर टिपिकल टू हाई।
तो हमने बताना है पोटेंशियल इश्यू क्या हो सकता है हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या आंसर इसका हमारा बनता है? अगर हम हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट को ले लेते हैं फ्यूचर के लिए तो पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फ्रेंड, पोटेंशियल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर के लिए भी उतने ही रेलेवेंट हों, तो वो एक्यूरेटली प्रोडिक्ट नहीं करेंगे फ्यूचर ग्रोथ रेट्स को। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ग्रोथ रेट इन द पास्ट may not accurately, may not be also accurately predict the growth rate in future, क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ जो डिपेंड करेगी और बहुत सारे सर्कमस्टांसिस के बेसिस के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन डिटर्मिनिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन, अगर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, हमने डिटर्मिन करने उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, what should be used to determine weights applied to the cost of equity and cost of borrowing money? तो cost of equity या cost of borrowing money उसके जो weights हमने कैलकुलेट करने हैं तो वो क्या होने चाहिए, उसके लिए हमें क्या यूज करेंगे? बुक वैल्यू डेट और इक्विटी की यूज करेंगे, मार्केट वैल्यू डेट एंड इक्विटी की यूज करेंगे, डिफॉल्ट रिस्क ऑफ कंपनी यूज करेंगे, या करंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज डेट एंड इक्विटी को यूज करेंगे? तो इनमें से किसको यूज करेंगे, किस पर्पस के लिए? जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए कैलकुलेट करें तो व्हाट शुड बी यूज टू डिटरमिन वेट्स अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग? तो वो वेट्स कौन से होंगे? वेट्स अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई करने के लिए हम लेंगे करंट वैल्यू। सो इक्विटी की करंट वैल्यू है, डेट की जो करंट वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे, यानी करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज डेट एंड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी। तो इनको हम यूज करेंगे फॉर डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड अवेलेबल है। क्वेश्चन 21, what does two-stage growth rate involve, especially for companies with specific sources of growth? So there is a process called two-stage growth process. उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है स्पेशली उन कंपनीज के लिए जिनके सोर्स ऑफ ग्रोथ स्पेसिफिक हैं? हाई ग्रोथ फॉर स्पेसिफिक पीरियड फॉलोड बाय ड्रॉप टू ए स्टेबल रेट, स्टेबल ग्रोथ रेट थ्रू आउट कंपनीज लाइफ, इमीडिएट डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, या 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये तो हमारा आउट हो जाता है, ये तो कोई क्वेश्चन आंसर बनता नहीं है। तो हमने चूज करना है इन 3 में से। तो 2 स्टेज ग्रोथ प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, स्पेशली उन कंपनीज में जहां स्पेसिफिक सोर्स ऑफ ग्रोथ होते हैं कंपनीज के। तो स्पेसिफिक सोर्सेज हैं तो स्पेसिफिक पीरियड का ग्रोथ ले लेंगे हम यहाँ पे उसको। सो हाई ग्रोथ फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड फॉलोड बाय ड्रॉप टू ए स्टेबल रेट, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। तो उसमें ये इन्वॉल्व होता है, हाई ग्रोथ कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है और उसके बाद ड्रॉप आता है तो फिर वो स्टेबल रेट बन जाता है। According to constant growth model, what does G represent in the formula for calculating value of the share? तो अगर हम फॉलो करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को, उस मॉडल के अंदर जो फार्मूला है उसमें एक वर्ड आता है G, एक कंपोनेंट आता है G। वो G कंपोनेंट उस फार्मूले में किसको रिप्रेजेंट करता है जब हम शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं? रेट ऑफ रिटर्न अक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1 ईयर फ्रॉम नाउ, करंट फेयर प्राइस ऑफ द शेयर, या फिक्स्ड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। तो जी किसको रिप्रेजेंट करता है उस फार्मूले के अंदर, ये हमने बताना है। जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है उसमें जो फार्मूला है
तो उसमें जी किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 22। सो जी रिप्रेजेंट करता है जो ग्रोथ रेट है फिक्स्ड ऑफ डिविडेंड। सो डिविडेंड का एक ग्रोथ रेट है, फिक्स्ड ग्रोथ रेट है कि डिविडेंड को इंक्रीज करना है एट 2% पर एनम या 3% पर एनम या 4% पर एनम। तो ये इसमें से कोई एक ग्रोथ रेट को अज्यूम किया जाएगा। तो जो फिक्स्ड ग्रोथ रेट है डिविडेंड का, तो उसको रिप्रेजेंट करता है वो जी उस फार्मूले के अंदर। What conditions make it simple to apply DCF approach to asset and companies? तो अगर हमने DCF अप्रोच को यूज करना है एसेट्स के लिए और कंपनीज के लिए, तो कौन सी वो कंडीशन है जो इसको सिंपल कर देगी? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं और आंसर हमने बताना है। प्रेजेंट कैश फ्लोज आर नेगेटिव, फ्यूचर कैश फ्लोज आर एक्यूरेटली फोरकास्टेड एंड रिस्क प्रोफाइल इज स्टडी। तो फिर हम इसको यूज कर पाएंगे? नो, ये तो नहीं बनेगा। सो प्रेजेंट कैश फ्लोज अगर नेगेटिव हैं, फ्यूचर कैश वैल्यू एक्यूरेटली फोरकास्टेड है, रिस्क प्रोफाइल स्टडी है, तो ये कंडीशन तो उसको सिंपल नहीं बनाएंगी। प्रेजेंट कैश फ्लोज आर पॉजिटिव, फ्यूचर कैश फ्लोज कैन नॉट बी एक्यूरेटली फोरकास्ट। तो जब उसको एक्यूरेटली फोरकास्ट ही नहीं किया जाता, उस वैल्यू को हम कैसे कंसिडर करेंगे? सो दिस इज ऑल्सो आउट। प्रेजेंट कैश फ्लोज आर पॉजिटिव, फ्यूचर कैश फ्लोज कैन बी एक्यूरेटली फोरकास्ट एंड रिस्क प्रोफाइल इज स्टडी। यस, यही तो हमारा आंसर है। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल स्टडी है लेकिन ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है लेकिन रिस्क प्रोफाइल फ्लक्चुएटिंग है। तो यहाँ पे सब कुछ स्टेबल है, कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को एक्यूरेटली फोरकास्ट किया गया है और रिस्क प्रोफाइल वो है स्टडी है। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। कैश फ्लोज आर नेगेटिव, तो ये भी आउट हो जाएगा इसी के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले पॉइंट के ऊपर चलें, तो हम इस इंफॉर्मेशन को केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आर बी प्रिपेयरिंग अवर सेल्स बाय यूजिंग IIBF बुक्स? क्या हम अपनी प्रिपरेशन IIBF की बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसमें जो इश्यूज आपके सामने आ रहे हो सकते हैं वो इश्यूज हैं डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा है, उसको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी आपको आती है, बार बार उसको करना पड़ रहा है आपको, फिर भूल जाते हैं और उसके कारण हमारी सेकंड प्रॉब्लम आती है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम अवेलेबल होता है। फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, हर चैप्टर के पीछे कुछ कुछ क्वेश्चन दिए हैं लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता। केस स्टडीज़ तो ऑलमोस्ट दी ही नहीं हुई, अगर दी हुई तो हमें बहुत कहीं कहीं मिलेंगी। तो फिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? फ्रेंड, अगर आप यूज़ करते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स को, तो उनसे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इन लेसन्स में हम कॉन्सेप्ट को इजी करके समझाते हैं, जिससे आप कॉन्सेप्ट को बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं और देर तक याद रख सकते हैं। यानी हमारे ये दोनों इश्यूज इससे सॉल्व होते हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन इस समय हम कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हमने अपने क्वेश्चन बैंक से ही लिए हुए हैं और केस स्टडीज़ विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हमारे यहाँ से। तो केस स्टडीज़ आपको पता है CIB में इम्पोर्टेंट वेटेज रखती हैं, तो ये सारा कुछ अवेलेबल है, तो इसको यूज़ करें और इनका बेनिफिट लें। तो ये अवेलेबल कहाँ पे है? तो ये अवेलेबल है हमारी ऐप के अंदर, ये अवेलेबल है थ्रू आवर वेबसाइट ऑल्सो। तो इनको यूज़ करें और अपनी प्रोबेबिलिटी, अपनी पॉसिबिलिटी को बेटर स्कोरिंग की इम्प्रूव करें। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। How is the cost of equity calculated while determining discount rate for discounted cash flow valuations? तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हम कैलकुलेशन करते हैं
कब डिटरमिन करने के लिए डिस्काउंट रेट फॉर डिस्काउंटेड कैश फ्लोस वैल्यूएशंस, तो हम उसको कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें प्रोवाइड करना है। हाउ डू वी डू इट? बाय स्टार्टिंग विद रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड एडिंग ए प्रीमियम बेस्ड ऑन मार्केट रिस्क, बाय यूजिंग बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी, by estimating cost of debt and adding it to the cost of equity, by taking average cost of equity and cost of debt after taxes। हमारे ऑप्शंस क्या हैं? केवल ए को लेते हैं, केवल बी को लेते हैं, ए एंड डी दोनों को यूज करते हैं, या सी एंड डी दोनों को यूज करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने कैलकुलेट करना है जब हम डिस्काउंट रेट को डिटरमिन करेंगे डीसीएफ वैल्यूएशंस के लिए। तो हम कैसे उसको करेंगे? हाउ इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेटेड? तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड, फिर इट इज डन। हम स्टार्ट करते हैं रिटर्न से, बाय स्टार्टिंग विद रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की रिटर्न कितनी है? जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रिटर्न होती है, वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। उसमें हम ऐड कर देते हैं प्रीमियम जो मार्केट रिस्क के ऊपर है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी इसी मेथड को हम यूज करते हैं। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following are disadvantages associated with the dividend discount model? तो वैल्यूएशन में जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है उसका डिसएडवांटेज क्या है अगर हम उस मॉडल को यूज करते हैं? DDM, that is a dividend discount model, tends to undervalue companies which keep significant cash balance। अगर कोई कंपनी सिग्निफिकेंट कैश बैलेंस मेंटेन करती है तो DDM मेथड में वो अंडर वैल्यू कर देता है कंपनी को। DDM कैन ओवर वैल्यू कंपनीज दैट पे डिविडेंड हायर देन देयर कैश फ्लो सजेस्ट। तो वो कंपनीज जो डिविडेंड ज़्यादा पे कर देती हैं और वो अफोर्ड कम कर पाती हैं, तो उन कंपनी को वो ओवर वैल्यू कर देता है। DDM इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड हैज़ ए नेचुरल अपील। तो ये तो एडवांटेज ना हुआ, ये तो डिसएडवांटेज हुआ, ये तो डिसएडवांटेज में नहीं आता है। DDM requires smaller number of assumptions for forecasting। इसके अंदर जो assumptions हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं forecasting के लिए, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं A एंड B दोनों ही, C एंड D दोनों ही, A एंड C दोनों ही, एंड B एंड D दोनों ही। तो कौन सा आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए? तो हमने बताने हैं DDM के डिसएडवांटेज। अगर हम वैल्यूएशन में यूज करते हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इस मेथड के, तो चलिए इनको चेक कर लेते हैं। DDM टेंड्स टू अंडरवैल्यू द कंपनीज विच कीप सिग्निफिकेंट कैश बैलेंस। अगर कोई कंपनी कम डिविडेंड देती है तो कैश बैलेंस सिग्निफिकेंट कब होगा? जब कंपनी कैश बैलेंस ज़्यादा मेंटेन करती है और डिविडेंड थोड़ा देती है। तो उस केस में ये क्या करता है वेल मेथड, ये अंडर वैल्यू कर देता है उस कंपनी को, क्योंकि डिविडेंड कम दिया जा रहा है। DDM कैन ओवर वैल्यू कंपनीज दैट पे डिविडेंड हायर देन देयर कैश फ्लोज। कंपनी का कैश फ्लो उसके कंपैरिजन में अगर कंपनी डिविडेंड ज़्यादा दे रही है तो उस कंपनी को वो ओवर वैल्यू कर देता है। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज हुआ, ये भी इसका डिसएडवांटेज हुआ। तो इसमें अननेसेसरली वो अंडर वैल्यू कर देता है, इसमें वो अननेसेसरली ओवर वैल्यू कर देता है। DDM इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड हैज़ ए नेचुरल अपील। तो ये तो हमारा एडवांटेज बन गया। DDM रिक्वायर स्मॉलर नंबर ऑफ एजम्पशंस फॉर फोरकास्टिंग। तो ये भी उसका एडवांटेज बन गया। तो ये तो एडवांटेज पार्ट है। हमने क्या बताने हैं? हमने बताने हैं डिसएडवांटेज पॉइंट्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? A एंड B हमारा आंसर बन जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड, आज के सेशन में अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा है जिसके बारे में आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसे आप इस ईमेल आईडी के ऊपर फॉरवर्ड कर सकते हैं।
हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर करके जाना। 1 घंटे से ज़्यादा आपने सेशन को वॉच किया है वीडियो को, तो इसको डिसलाइक कर देना अगर सेशन यूजफुल नहीं लगा है। लेकिन अगर आपको लगा है कि हमने 25 क्वेश्चंस प्लस 2 मैच क्वेश्चन किए, बहुत कुछ जानने को मिला, तो बहुत यूजफुल लगा, तो एक तो कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि सेशन आपको क्यों यूजफुल लगा, और दूसरे लाइक के बटन को पुश कर दें। अगर 1 घंटा स्पेंड किया है तो 5 सेकंड और स्पेंड कर दें, तो इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक YouTube को ये सजेस्ट करते हैं कि YouTube उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाए। तो आप लाइक करेंगे तो YouTube इस वीडियो को और स्टूडेंट को दिखाएगा। YouTube के साथ साथ आप इसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप इसके लिंक को कॉपी करें, पेस्ट कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या आपके फेसबुक पेज के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में जहाँ पे आप मेंबर हो। फ्रेंड्स, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया है तो बेल आइकन को पुश कर दें, ताकि जो नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रही वो नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब भी कर लें। चलें, आज का सेशन हम इसी के साथ वाइंड अप करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।